गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस भी क्लास से पहले हम एक क्लास कर चुके हैं और उसमें हमने कक्षा 9 की पहले अध्याय भारत आकार एवं स्थिति का पहला भाग पूर्ण कर लिया है। जिन बच्चों ने वह भाग नहीं देखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर के भारत आकार के बारे में आप विस्तृत रूप से जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के आकार के बाद भारत की स्थिति। और भारत की स्थिति को जानने से पहले सबसे पहले हमें विश्व मानचित्र की समझ और ग्लोब पर गोलार्धों की समझ होनी आवश्यक है, जिसके जिस जिसके बाद ही हम भारत की स्थिति को भली भांति जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को देखते हैं, गोलार्धों को देखते हैं और फिर आगे भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ देखो आप, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब पर ये नॉर्थ पोल है और ये वाला पॉइंट हमारा साउथ पोल है। और इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो हमारी काल्पनिक रेखा है वह हमारी 0 डिग्री की लाइन है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा से उत्तर का भाग हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इस रेखा से दक्षिण का भाग हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, गोलार्ध यानी गोले का आधा भाग। तो गोले का आधा भाग दक्षिण की तरफ है, तो गोले का आधा भाग उत्तर की तरफ है। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दूसरा दक्षिणी गोलार्ध है। अब प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर विश्व मैप पर आपने दृष्टि डालनी है और विश्व मैप पर आप भारत की स्थिति को देख रहे होंगे। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ आप देख रहे होंगे ये भारत की स्थिति है। ये भारत की स्थिति है, इंडिया यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि भारत भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की लोकेशन आपने पहला फाइंड आउट कर दिया है, उत्तरी गोलार्ध में है। और ये उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय आधार पर है, क्योंकि भूमध्य रेखा, आपको पहले से ही पता है कि भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा है और भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक 90 अक्षांशीय रेखाएं हैं और उन अक्षांशों में भारत के बीचों बीच, लगभग बीच में भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और यह जो कर्क रेखा है इसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे हम बाद में विस्तृत रूप से समझेंगे। फिलहाल आपने समझ लिया है कि अक्षांशीय आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भारत पूर्ण रूप से स्थित है। अब हम देशांतरीय आधार पर ग्लोब को बांटते हैं और देखते हैं देशांतरीय आधार पर ग्लोब किस प्रकार बढ़ता है। प्यारे बच्चों, देशांतरीय आधार पर भी हम ग्लोब को दो भागों में बराबर भागों में बांटते हैं और जो हमने ये रेखा खींची है बराबर भाग करने के लिए, यह रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है और इसे जीएमटी रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं या ग्रीनविच रेखा कहते हैं।
इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने पहले दिशाएं हमें पता थी, हमने पहले अध्याय में, इसके पहले भाग में हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और इस दिशा के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रधान देशांतर रेखा की इस तरफ जो दिशा होगी वो पूर्वी दिशा होगी, पूर्व होगा, और इस तरफ जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। अब चूंकि ये ग्लोब भी दो बराबर भागों में बटा हुआ है, तो इसे भी हम दो गोलार्धों में बांटते हैं। ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। तो इस प्रकार से देशांतर रेखा के आधार पर भी हमने ग्लोब को दो भागों में बांटा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। प्यारे बच्चों, भारत की स्थिति अगर मैप पे देखेंगे तो यहाँ पड़ती है, और जो ये ग्रीनविच रेखा है ये इस मैप पर यहाँ पर दर्शाई गई है। इस रेखा से जो पूर्वी गोलार्ध का क्षेत्र है वहां भारत की स्थिति पड़ रही है। ये आप यहाँ देख रहे होंगे, भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। तो क्या हम अब लिख सकते हैं देशांतरीय आधार पर जो भारत की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में। यहां पर हम पूर्वी गोलार्ध और ब्रैकेट में हम देशांतर रेखा के आधार पर कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि अक्षांशीय आधार पर भारत की जो स्थिति निर्धारित हो रही है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय रेखा के आधार पर हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद अब हम जब हमें यह दोनों मुख्य अक्षांशीय आधार और देशांतरीय आधार दोनों का ज्ञान हो गया है, तो अब हम भारत के मानचित्र से भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को जान सकते हैं। तो मैं भारत का मानचित्र यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और इस मानचित्र के आधार पर भारत की स्थिति को हम जान पाएंगे। आपको मानचित्र का भी लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपका मानचित्र बनाने का अभ्यास बेहतर हो सके। ये भारत के मानचित्र की मैं आउटलाइन बना रहा हूं। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां मैं लक्षद्वीप को दर्शा रहा हूं। तो इस प्रकार हमारा ये मानचित्र तैयार है भारत का। और भारत के मानचित्र पर अब हम भारत की स्थिति को दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि मानचित्र में ग्लोब पे हमने देखा कि जो लाइन काल्पनिक रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर को या पूर्वी दिशा को पश्चिमी दिशा से जोड़ रही हैं, वह अक्षांश रेखा कहला रही। इस प्रकार से हमने एक ग्लोब बनाया था, और ये रेखाएं जो पूर्वी एवं पश्चिमी छोर को आपस में जोड़ रही हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और इन अक्षांशीय रेखाओं को ही हमने भारत के शीर्ष बिंदु और भारत के जो निम्नतम बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, उस पर हमने खींचनी है। तो भारत का शीर्ष बिंदु यहां पर है, तो हमें एक अक्षांश रेखा जो भारत के शीर्ष बिंदु को मिलाती हुई जाती है, उस अक्षांश रेखा को खींचना है। और भारत की जो
सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको मिलाते हुए हमने दूसरी अक्षांश रेखा खींचनी है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, हमने दो अक्षांशीय रेखा खींच ली है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो विस्तार होगा वो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा। वो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे हम अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार कहेंगे। और इस अक्षांशीय विस्तार को हम इनके मान द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। भारत के दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का, वहां इसका मान 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि भारत अक्षांशीय विस्तार के रूप में उत्तरी गोलार्ध में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय मान है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का दक्षिण यहाँ है जबकि हम यहाँ उत्तरी क्षेत्र लिख रहे हैं। आपको पता है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा भी है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ रहा है, इसलिए जो ये अक्षांशीय रेखा होगी वह भी उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ रही है। इसलिए इस लाइन का जो मान है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ही कहा जाएगा। और इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि उत्तर का भाग हमारा भी पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये भी उत्तरी अक्षांश ही होगा। अब इसके बाद हम भारत का देशांतरीय विस्तार ज्ञात करेंगे। आपको पता है ग्लोब पर देशांतर रेखाएं टोटल 360 खींची जाती हैं और देशांतरीय रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए देशांतरीय रेखाएं खींची जाती हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं। और भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर को मिलाने वाली जो रेखाएं होगी वो देशांतर रेखा होगी। अब हम इस रेखा को उत्तर से दक्षिण की तरफ इस प्रकार खींचेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी छोर उसको टच करे और भारत का सबसे पश्चिमी छोर उसको भी टच करे। तो इस प्रकार से ये लाइन यहां पर हम खींचेंगे, काल्पनिक रेखा, ये टच करते हुए आगे बढ़ेगी और इस प्रकार हमारा ये जो सबसे पश्चिमी किनारा है उसको भी टच करते हुए ये लाइन आगे पहुंचेगी। अब ये दोनों लाइंस हमने खींच ली हैं जो हमारी देशांतर रेखा है भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के सबसे किनारे को टच करते हुए। इन रेखाओं का भी मान है। आपको पता है कि भारत पूर्ण रूप से देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस रेखा का मान 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी क्यों है? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतर क्यों है? क्योंकि देशांतर रेखा ये खींची गई है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ और इसका विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है तो यहाँ पूर्वी क्यों आया। पूर्वी इसलिए आया क्योंकि जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं भारत का पूरा हिस्सा पूर्वी देशांतर में ही आ रहा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी किनारा भी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है और जिसका मान कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसलिए हमारा जो देशांतरीय विस्तार आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसे हम इस प्रकार भी जान सकते हैं, यदि हम इसको मिला दें
यहाँ पर मैं एक डेमो के लिए वर्ल्ड मैप बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने 0 डिग्री की रेखा खींची, भूमध्य रेखा है। ये 0 डिग्री की रेखा खींची जो एक प्रधान देशांतर रेखा है, और भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत की स्थिति यहाँ पर है। अब आप देख पा रहे होंगे भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु है ये वाला। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है और ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश। और जो ये उत्तरी खंड है भारत का, ये भी पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को हमने खींचा है। और देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा के आधार पर भी भारत इस प्रकार से यहां से 0 डिग्री यहां से स्टार्ट हो गई, यहां से यहां तक 68 डिग्री 7 मिनट की रेखा है। और यहां पर भारत पूर्ण रूप से, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध की तरफ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, हमने यहाँ पे इसका मान लिख दिया है। इसका पूर्वी छोर 97 डिग्री पर है, 97 डिग्री 25 मिनट पर है। इस प्रकार से हमने ये इस लाइन को भी पूर्वी देशांतर लाइन नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार समझ गए होंगे, ये विश्व मानचित्र है। यहाँ पर हमने अक्षांशीय विस्तार दर्शाया है इन दो लाइन के बीच में, और इन दो लाइन के बीच में हमने देशांतरीय विस्तार दर्शाया है। तो इस प्रकार आपको, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, खासतौर से हमारे एकेडमिक क्षेत्र में, एकेडमिक परीक्षाओं में भी यह एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपने मानचित्र का उपयोग करके, ग्लोब का उपयोग करके आप इसको आसानी से समझा सकते हैं। फिर अभ्यास श्रृंखला में जब ये प्रश्न आएंगे, उसको फिर आसानी से फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहां तक प्रतियोगी परीक्षाओं की बात है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये मान लिखा है, मान में कोई वो चेंज नहीं करेगा, जो वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे दे देगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी नहीं करेगा, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश लिख देगा। और जिसने सही पढ़ा है तो वो उत्तरी और दक्षिणी को गलत मानकर चलेगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो उसे लगेगा कि उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाएं हैं, वहाँ ये सही चल जाएगा। इसलिए इसमें ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना आपने कि ये जो यहाँ भारत, अगर भारत का विश्व मानचित्र से अलग अध्ययन किया जाए तो ये दक्षिण है, लेकिन विश्व मानचित्र में अगर हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो ये तो भारत का 0 डिग्री से उत्तर वाला रीजन है, इसीलिए यहाँ पर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश आया है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। तो इस प्रकार यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पर एक समय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो बहुत ही आपके सिलेबस में मेंशन भी है, और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में वह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो उन छात्रों के लिए भी वह प्रश्न मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को आप समझेंगे और उस पर जरूर मनन करेंगे। गणितीय विधि तो जरूर है, गणित इसमें काम आएगी, लेकिन उतनी भी गणित नहीं है कि जो इसे कोई सॉल्व ना कर पाए। यहाँ बेटा हमने यहाँ देखा था, यहाँ हमने सबसे पहले सबसे पश्चिमी छोर पर जो देशांतर रेखा थी, उसका मान हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर था। और सबसे पूर्वी छोर पे हमारा जो ये मान है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि भारत की सबसे पश्चिमी हिस्से और सबसे पूर्वी हिस्से के बीच कुल कितना भौगोलिक समय का अंतर है।
मैंने भौगोलिक समय की बात की है। तो प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे? इसमें पहले हमें सर्वप्रथम यह जानना है कि हमारी जितने भी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, तो प्रत्येक देशांतर रेखा का मान क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पूरी देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, और देशांतर रेखाएं समय को निर्धारित करती हैं। देशांतर रेखाएं समय बताती हैं, ये समय निर्धारित करती हैं। देशांतर रेखाएं समय निर्धारित करती हैं, और पूरे ग्लोब में 360 देशांतर रेखाएं जब पार कर लेता है सूर्य, तब 24 घंटे पूर्ण हो जाते हैं। यानी अगर ये हमारा विश्व मानचित्र है, यहां पर सबसे पूर्वी छोर पर सूर्य उगा है, सबसे पश्चिमी छोर पर जाने के लिए इसे 24 घंटे लगते हैं। 12 घंटे पूर्वी गोलार्ध में, 12 घंटे पश्चिमी गोलार्ध में। तो कुल 360 देशांतर रेखा को पार करने में 24 घंटे हमारा सूर्य लेता है। अब देखो कैसे आएगा। 360 देशांतर रेखा बराबर 24 आवर। 360 देशांतर रेखा बराबर 24 आवर। अब आवर्स को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। फिर लिखेंगे 360 देशांतर रेखा बराबर 24 इंटू, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में 24 इंटू 60 मिनट हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, एक देशांतर रेखा का मान निकालना है। एक देशांतर रेखा बराबर 24 इंटू 60 अपॉन, ये 360 यहां नीचे आ जाए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 का भाग 36 में देंगे, 6 बार जाएगा, और 6 का भाग फिर 24 में देंगे तो 4 बार जाएगा। तो इस प्रकार एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट का समय होता है। 4 मिनट। अब हमें पता चल गया कि एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट का समय होता है। अब हमें, क्योंकि इन दोनों सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के बीच की देशांतर रेखाएं पहले पता करनी है, तो सबसे पूर्वी देशांतर रेखा 97 डिग्री की है, और सबसे पश्चिमी जो खंड है हमारा, उसकी जो देशांतर रेखा है वो 68 डिग्री की है। तो कुल कितनी रेखाएं खींची गई होंगी? तो 68 के बाद 69 की रेखा खींची गई होगी, देशांतर रेखा, फिर 70 की, फिर 71 की, फिर 72 की, फिर 73 की, फिर 74 की, 75, 76, इस प्रकार से 97 तक रेखाएं खींची गई होंगी। तो इसके बीच कुल कितनी रेखाएं होंगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 97 में से 68 घटा देना है। तो हमारी कुल रेखाएं कितनी हो गई, 29। 29 देशांतर रेखा हमारे यहां से और यहां तक होंगी। तो कितनी देशांतर रेखाएं होगी, देशांतर रेखा बराबर 29। 29 देशांतर रेखाएं हमारी हो गई हैं। अब हमें पता है एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है। एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट। अब हमें निकालना है 29 देशांतर रेखा बराबर कितना मिनट। तो 29 को हम क्या कर लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। तो 29 देशांतर बराबर 29 इंटू 4 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 का गुणा 4 से करो, 9 चको 36, 3 रिमाइंडर हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 11, टोटल 116 मिनट। टोटल 116 मिनट का अंतर
हो जाएगा। कहाँ? सबसे पूर्वी छोर से सबसे पश्चिमी छोर पर, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम होगा, और यहाँ जो टाइम होगा भौगोलिक टाइम की बात कर रहा हूँ, वो उसमें अंतर 116 मिनट का है। इसको हम, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे मान के चलेंगे। 2 घंटे का हमारा क्या है, ये अंतर है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पे अगर सुबह के 10 बज रहे होंगे, तो सबसे पश्चिमी छोर पर 2 घंटे बाद 10 बजेंगे। यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 8 बज रहे हैं। यहाँ सूर्य आ गया है, क्योंकि सबसे पूर्वी छोर है। सूर्य पूर्व से आकर के यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटे और लगाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो तब यहाँ 10 बज जाएंगे, और यहाँ कितना बजेगा तब? 12 बज जाएगा। तो इस प्रकार से ये अंतर यहाँ पर है। तो आपके पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर ये जो भौगोलिक अंतर है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, कि यहाँ अगर 10 बज रहे हैं, यहाँ 8 बज रहे हैं, और ये भौगोलिक अंतर को अगर हमें दूर करना है तो हमने क्या किया? तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिलेबस में आपका डिफाइन है, आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। इस अंतर को पाटने के लिए, हटाने के लिए हमने एक और काल्पनिक रेखा भारतीय मानचित्र पर खींची। अब ये काल्पनिक रेखा क्या थी? ये काल्पनिक रेखा यहाँ थी कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींची जाए जो भारत के बीचों बीच से भी गुजरे। तो हमने एक काल्पनिक रेखा यहाँ खींची, और इसका जो ये रेखा खींची गई वह हमारी 82 82.5 डिग्री पर, और ये 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर है। आपको पता है भारत पूर्वी देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमने एक रेखा खींची जो भारत को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रही थी। तो हमने देखा, अगर यहाँ से 10 बजे से यहाँ इसमें आएंगे, तो यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि 2 घंटे यहाँ तक लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का टाइम क्या होगा? यहाँ 9 बज रहे होंगे, और यहाँ से यहाँ 8 बज रहे होंगे। अब इस प्रकार देखो आप, हमने आधा आधा टाइम बांट दिया है। अब हमने इस लाइन को खींच करके इसे अपनी मानक रेखा, इसे अपनी समय रेखा निर्धारित कर दिया। तो इसे भारतीय मानक रेखा कहा जाता है, भारतीय मानक रेखा। अब क्या माना हमने? हमने कहा ना हम इस टाइम को मान रहे हैं, ना इस टाइम को मान रहे हैं, बल्कि अब भारत में पूरी जगह यही टाइम चलेगा। जो यहाँ पर बज रही होंगी सब जगह हमारी घड़ी में, सब जगह यहीं से टाइम सेट होगा। 9 बजे यहाँ बज रही हैं, तो यहाँ की घड़ी भी 9 बजने का टाइम दिखा रही होंगी, यहाँ की घड़ी भी 9 बजे का टाइम दिखा रही होगी। तो इस प्रकार हमने जो भौगोलिक समय का जो अंतर था उसको हमने एक काल्पनिक रेखा द्वारा दूर कर दिया। वो काल्पनिक रेखा क्या थी? भारतीय मानक रेखा या भारतीय प्रधान मध्याह्न रेखा। यह रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, और इस रेखा के द्वारा ही भारत का समय, चाहे पश्चिमी क्षेत्र में है, चाहे पूर्वी क्षेत्र में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, उत्तरी क्षेत्र में है, जो समय यहाँ निर्धारित हो गया है वही पूरे भारत के लिए मान्य होगा। तो इस प्रकार आपने इस पूरे वीडियो में समझ लिया कि भारत की स्थिति कैसी है, विश्व मानचित्र पर भारत किस दिशा में है, किस गोलार्ध में है, चाहे वो अक्षांशीय आधार पर हो, चाहे देशांतरीय आधार पर है। इसके अलावा भारत, आपने यह भी समझ लिया कि समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार भौगोलिक समय के अंतर को हटा करके किस प्रकार मानक समय का निर्धारण किया गया। तो इस वीडियो में इस चैप्टर का
यह हिस्सा जो भारत की स्थिति है उसका एक हिस्सा हमने पूरा कर लिया है। अगले हिस्से में हम भारत के आसपास कौन से देश स्थित हैं, कौन सी सीमाएं स्थित हैं, कौन से अलग अलग खंड भारत को जोड़ने का काम करते हैं, या हम अंतिम जो टॉपिक होगा इस अध्याय का वो करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर